तो बच्चों, आज मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बातें। तो उससे पहले लेकिन मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूँगी। क्या आप लोगों की बोर्ड्स की तैयारी हो गई है? अगर नहीं, तो किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है? क्या आप इसके बारे में फुली अवेयर हैं? और अगर हाँ, आप लोगों की तैयारी हो गई है, तो मुझे ये जानना है कि आप क्या 100% श्योर हैं कि आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी तैयार किया है, वो सब सही है, वो सब आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपके इन्हीं 3 सवालों के जवाब आज मैं आपकी इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ कि आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, आपको कितना पढ़ना है और एग्जाम में कितना छोड़ना है, क्या आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है, तो आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है, ये मैंने सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड बनाई है, जो कि 10th क्लास के बच्चों को इंक्लूड करके बनाई है। ठीक है, अभी जो मैंने ये वीडियो है, इसका सिर्फ प्रोजेक्टिव मेरा जो है आपको बताने का, आप सिर्फ साइंस ओरिएंटेड है। ओके, मतलब सिर्फ साइंस के लिए ही मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए भी सेम तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप जाकर डिलीटेड सिलेबस जो आपका है, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल आपके साइंस में कितने चैप्टर्स हैं? 16 है ना। अब आपके टोटल 16 चैप्टर्स में से अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में सिर्फ 13 ही आने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? मैम बिल्कुल सही बातें कर रही हैं आपकी। ठीक है, आपके जो 3 चैप्टर्स हैं आपके साइंस के सिलेबस में से, वो आपके फुली डिलीटेड है। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 5, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, वो आपका फुली डिलीटेड है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आप मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, जिसमें कि आप पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, आपके कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, एंड चैप्टर नंबर 16 जो कि आपका है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर आप बिल्कुल भूल जाइए। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे तो इंटरनल असेसमेंट में से इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। कहेंगे वो इसलिए आए थे क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ये वाला जो चैप्टर है, इसको इंटरनल असेसमेंट्स में आपके काउंट किया जा सकता है, लेकिन बोर्ड्स में ये पेपर आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका तीनों चैप्टर्स में से नहीं आएगा। तो अब ये देखिए आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, मतलब है ना। ये 3 चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ चैप्टर वाइज। अब हम देखेंगे एक एक चैप्टर में आपको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको सब कुछ तैयार करना है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपको कौन कौन सा टॉपिक छोड़ देना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। और ऐसी चीज़ों को पढ़ के कोई फायदा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। ठीक है, बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप सिर्फ वही तैयार कर सकें और अच्छे से कर सकें, क्योंकि आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। आप बताइए, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आप इतना पढ़ रहे हैं और वो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं कि अगर एग्जाम में आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको, तो बेटर क्या है? बेटर वो है ना कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सको। अब हम बात करते हैं, देखिए चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें से आपका पूरा चैप्टर आएगा। सिर्फ एक टॉपिक आपका नहीं आने वाला है, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, सिर्फ आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 13 पे। ठीक है, तो इसमें चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। वैसे ये चैप्टर, ये जो आपका टॉपिक है, आप इसको एक बार पढ़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि रेंसिडिटी होता क्या है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ये आपके तीनों चैप्टर्स आने वाले हैं। पूरे आपको तैयार करने हैं विद एग्जाम्पल एंड विद बैक एक्सरसाइज। जो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप बैक एक्सरसाइज जो आपकी है एनसीईआरटी की, वो आप ज़रूर करें। आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन बैक एक्सरसाइज छोड़ देते हैं।
एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं बोर्ड के एग्जाम पेपर में। आप देख लेना 40 से 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से डराइव्ड होता है। मे भी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चंस आपको सब आते हैं और आपने परफेक्टली सॉल्व कर लिए हैं तो आप 50% पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे और बिल्कुल 100% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आप ये तीनों चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जरूर बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के बारे में। 5th तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 5th कंप्लीटली डिलीटेड है आपका चैप्टर नंबर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 6, 7 एंड 8 जो आपके चैप्टर हैं या ये भी आपको पूरी तरीके से तैयार करने हैं विद एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज भी। आपके चैप्टर के बीच बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके जो केस स्टडीज होती हैं, केस स्टडी में आप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपकी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। एमसीक्यूज में आपकी एक्टिविटीज में से क्वेश्चन होते हैं क्योंकि एक्टिविटीज में प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं जब 12th में थी, जब मैं 10th में थी, उस वक्त मैं क्या करती थी, लैब प्रैक्टिकल की एक बुक आती है ना आपकी, तो वो लैब प्रैक्टिकल की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ के जाती थी तो मेरे एमसीक्यू में हमेशा पूरे मार्क्स आते थे। तो बच्चे मेरी क्लास के पूछते भी थे मैं कि तू क्या करती है यार, तेरे तो पूरे नंबर आते हैं। तो मैंने कभी बताया नहीं सीक्रेट, लेकिन मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ क्योंकि अब मेरी 10th हो चुकी है। उस टाइम तो मैं अपना कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाना चाह रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने उन लोगों को नहीं बताया था, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज करके जाओगे, एमसीक्यूज में कोई टक्कर नहीं दे सकता है, सच बता रही हूँ। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर आपको पूरे करने हैं। तीनों बायो के चैप्टर्स हैं और आपको पता है इंटरेस्टिंग भी है। रिप्रोडक्शन तो बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन क्लास में ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं बहुत सारे टीचर्स, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये। अब हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें तो चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपके कुछ पोर्शन नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 2 पार्ट में आपका चैप्टर है, तो आपका जो हेरिडिटी वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीटली आएगा, लेकिन जो आपका इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आपकी 9.3 इवोल्यूशन करके एक हेडिंग है आपके चैप्टर में, जिसमें से वहां से लेकर के आपका 9.61 एक हेडिंग है ह्यूमन इवोल्यूशन, वो पूरा ही एंड तक नहीं आएगा आपका। ठीक है, मतलब पेज नंबर 147 से लेके पेज नंबर 157 आप काट दीजिए। आपको मैं जो कुछ भी बता रही हूँ आप क्या कीजिए, अपनी एक एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसमें साथ साथ में मार्क करते चलिए, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्लाइड्स का, और फिर बाद में आप उनको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आप साथ के साथ मार्क कर लेंगे। अभी आपके पास इतना टाइम तो है नहीं है एग्जाम में कि अभी आप बैठें आराम से सोचें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम सर पर है। अब आपको तैयारी करनी है, अब सिलेबस रिवाइज करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और हाँ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी जो बैक एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें से आप ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिए 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इन क्वेश्चंस के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आएंगे चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपका इवोल्यूशन का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 की। चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और कुछ नई बातें बताता है जो कि फिजिक्स की है। किस तरीके से मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम देखते हैं तो पेंसिल्स बेंड हुई दिखाई देती है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। लेकिन इस चैप्टर में से आपको डेरिवेशन नहीं करनी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मज़े आ गए, डेरिवेशन नहीं करनी। हाँ, बहुत सारे बच्चों को डेरिवेशंस में इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको डेरिवेशंस नहीं करनी है इस वाले चैप्टर में से। ठीक, अब मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 11 की, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस वाले ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये चैप्टर, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि रेनबो कैसे बनता है, वाइट लाइट से कलरफुल लाइट्स कैसे निकल जाती हैं, आसमान हमारा ब्लू क्यों दिखाई देता है जबकि ब्लू तो है नहीं, है ना, तो क्यों ब्लू दिखाई देता है, सनसेट के टाइम पे कैसे रेड कलर स्प्रेड होता है। तो ये जो रेड कलर स्प्रेड होने वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में आता है। मतलब मेरी भी प्री बोर्ड्स इंटरनल असेसमेंट हर जगह ये क्वेश्चन जरूर आया है कि कलर चेंज क्यों होता है सन का जब सनराइज और सन सेट होता है। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन है आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 है, ये
ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए पिछले कुछ सालों से मिल रहा था, तो वैसे भी इसको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको पूरी तरीके से करना है हर चीज़, विद एग्जाम्पल्स, विद एक्टिविटीज़ एंड विद बैक एक्सरसाइज। एक एक चीज़ करनी है आपको, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स टू, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी 2 चैप्टर्स की, जो कि है 13 और 15, क्योंकि बीच में से चैप्टर नंबर 14 और यहाँ से 16 ये तो हमारे हटाई दिए गए हैं, ये तो पेपर में नहीं आ रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। हम बात करते हैं 13 की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कुछ नया होता है और ये बेसिक है बच्चों के लिए। जो आपका ये चैप्टर है ना बच्चों, इसे इतने ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बेसिक है आपके 10th का जो बेसिक है, मतलब उसको बना देगा बिल्कुल पूरा। 12th जो है ना, उसमें मेजर पोर्शन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि 10th में आप लोग सोचते हो कि स्कोर करना है, बस स्कोर के हिसाब से पढ़ते हो। लेकिन आप इस चैप्टर में अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 12th में फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप बैठोगे 10th की बुक्स लेके कि अरे अब पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, चीज़ें अभी से क्लियर करके चलनी है, अपने कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर रखने हैं माइंड में, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट आपका जो चैप्टर, उसमें से 4 टॉपिक्स आपके नहीं आ रहे हैं, ये आपका चैप्टर के लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये वैसे एक इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसको चैप्टर से हटा दिया गया है। ऐसे करके एक साइन बना हुआ होगा आपके उसमें, ऐसे ये करके, ये आपका इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट होता है, ये वाला आपका मोशन होता है, तो ये ऐसे करके एक रूल होगा, वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपके 4 पॉइंट्स जो हैं ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। और आप ये क्वेश्चन के जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ, ये भी आप मार्क कर लो, इन पे अपनी बैक एक्सरसाइज में उन पे क्रॉस लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 11, 12, 13, 14 एंड 16 आप इन पे बैक में जाकर क्रॉस लगा लो, क्योंकि ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 15, जो कि है आर एनवायरनमेंट। ये आपको कंप्लीट तैयार करना है बिल्कुल A to Z, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस में नेचुरल रिसोर्सेज में से आपके 5 मार्क्स का पेपर आने वाला है, और इसको आपको पता ही है कि 5th यूनिट में से सिर्फ 2 चैप्टर हैं आपके, जो कि हैं 15 और 16। इसका मतलब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो पेपर जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट से आएगा। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, मेरे हिसाब से जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से इससे एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जितना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपके सारे चैप्टर्स को कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर सॉल्व कर पाऊंगी या कोई वीडियो बना पाऊंगी तो मैं वीडियो के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करने चैनल को, ठीक है। बाय।